नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। आईटी की मेगा रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां 1.5 करोड़ नकद बरामद होने की भी खबर मिली है। फोन टैपिंग की हार्ड डिस्क, लेनदेन की डायरी भी मिली। कारोबारियों, अफसरों और मेयर के ठिकानों पर छापे पड़े थे। जैसा कि हम कल आपको लगातार दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरीके से केंद्रीय टीम पहुंची थी आयकर की और एक साथ 6 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई के दौरान करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब बरामद हुआ है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर, आईएएस अनिल टुटेजा, उनकी पत्नी संचिता टुटेजा, साथ ही पप्पू भाटिया शराब कारोबारी हैं। आईएएस विवेक ढांड रेरा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। गुरुचरण सिंह होरा, सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी ताकि कोई भी आ जा ना सके, किसी भी तरीके की कोई खलल ना पड़ सके, और इसके चलते पूरी तैयारियां पहले से ही आयकर की टीम करके आई थी। तो पूरा होमवर्क करके एक साथ छापे मारे गए थे। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हालांकि एमपी के भी कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक साथ 300 अधिकारी आयकर के पहुंचे हुए थे, जो जगह जगह पर छापेमारी करते हुए कागजात खंगाल रहे थे। और संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कल हुई छापेमारी के दौरान सभी को हैरान कर देने वाली तस्वीरें तो देखने को मिली ही, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं बेनामी संपत्ति के, टैक्स चोरी के, क्या हैं? देखिए, जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। लगभग बड़ी संख्या में जो है आयकर विभाग के अधिकारी थे, वो भी केंद्रीय आयकर विभाग के अधिकारी हैं, और 200 से अधिक सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था ताकि जहां पे भी छापेमार कार्रवाई की जा रही थी वहां पे किसी तरीके से कोई हंगामे की स्थिति ना बने। और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, देर रात तक कार्रवाई, राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कई ठिकानों पे जो है कार्रवाई की जा रही थी, चाहे वो महापौर एजाज ढेबर के घर हो गया, होटल हो गया, उनके भाई के ठिकाने, ऐसे करीब 6 से अधिक ठिकाने तो महापौर के हैं। इसके अलावा जो है जो आईएएस अनिल टुटेजा, आईएएस विवेक ढांड, इसके अलावा जो है शराब कारोबार से जुड़े अमोलक सिंह भाटिया हो गए, गुरुचरण सिंह होरा जो होटल कारोबारी हैं, उनके ऐसे करके सीए, ऐसे करके तमाम लोगों के करीब 32 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जो कि देर रात तक चली है। और ये कार्रवाई 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। उसके बाद एक आंकड़ा निकल कर आएगा। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो जांच की गई है उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और कई बेनामी संपत्तियों के भी दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है। और पूरी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं उनमें जो पॉलिटिकल फंडिंग की गई है, इस कारण से जो है केंद्रीय आयकर के जो है निशाने में ये लोग थे। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है प्रदेश में, उसके कई करीबी लोग हैं, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर इसके नतीजे जो हैं वो निकल कर सामने आएंगे कि किस तरीके से जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद अधिकारी किस तरीके का ब्रीफ करते हैं और क्या क्या इसमें आयकर चोरी के मामले पकड़े गए हैं, ये बताया जाएगा। लेकिन ज़रूर इस जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक तरीके से उछाल आया हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बारे में वो और जानकारी जुटा लेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। तो जाहिर है ये जो चुप्पी है वो भी कई तरीके के सवाल खड़े करता है। विपक्षी पार्टियों के लोग भी हालांकि खुलकर कुछ नहीं बोले हैं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, उन्होंने इसे एक प्रशासनिक प्रक्रिया बता दिया है। तो जाहिर है अब ये आगे 2-3 दिनों तक जांच चलने की संभावना है। उसके बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कितने की बेनामी संपत्ति किस किस के पास से मिली है और कितनी जो है आयकर की चोरी की गई है, किस तरीके की गड़बड़ियाँ की गई है। जी बिल्कुल। अब राघवेंद्र, एक साथ 247 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी और जितने भी जगह पर छापे मारे गए हैं, जितने भी लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, वो सभी सरकार के काफी करीबी माने जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि सलाहकार भी हैं, जो कि राजस्व को किस तरीके से बढ़ाना है, क्या काम करने हैं, नहीं करने हैं, तमाम जो मंथन होता है ये इनके माध्यम से भी होता है। तो इसके बाद कांग्रेस का चुप रह जाना, सरकार का चुप रह जाना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि डर, या फिर कह सकते हैं कि अभी एक और थोड़े वक्त का इंतजार कि देखते हैं आगे क्या होता है।
निश्चित रूप से थोड़े वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, हालांकि कुछ दिनों पहले 12 फरवरी को ही जो मुख्य आयकर आयुक्त आए थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी और दूसरे लोग उनके निशाने पे हैं, जिनके द्वारा इस तरीके से आयकर चोरी की जा रही है या बेनामी संपत्ति बनाई गई है। तो जाहिर तौर पर निशाने पे एक तरीके से पहले से ही हिंट दे दिया गया था। और अभी हाल के दिनों में कई कार्रवाइयाँ की गई है, जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम के द्वारा अभी लक्ष्मी मेडिकल शॉप जो है उसके भी कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। तो लगातार आयकर विभाग की जांच जो है वो जारी है और उसी कड़ी में ये जो है छापेमार कार्रवाई की गई है। हालांकि ज़रूर इसमें सरकार के बहुत सारे करीबी लोग हैं, तो जाहिर तौर पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, न तो सरकार की ओर से बोला जा रहा है, न तो विपक्षी पार्टी भी इस बारे में खुलकर कुछ बोल रही है। तो जाहिर है ये चीज़ें जो है आगे चलकर समझ में आएंगी कि क्या वजह रही है। लेकिन अगर किसी तरीके से आयकर विभाग की टीम के द्वारा दबिश दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनपुट उनके पास ठोस रहा होगा। और ऐसे लोग जो निशाने में आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी पावरफुल हैं और एक तरीके से प्रशासनिक स्तर पर भी पावरफुल हैं, और यही लोग सबसे ज़्यादा जो है पद का दुरुपयोग करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। जी। और साथ ही राघवेंद्र, अभी और कितने वक्त तक की कार्रवाई चलती रहेगी? इनके अलावा क्या और भी कुछ लोगों के यहाँ ठिकानों पर कार्रवाई होगी? देखिए, आगे और भी लोगों के ठिकाने पर कार्रवाई हो सकती है और इसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे लोग, जो ऐसा गलत काम करने वाले लोग हैं, वो सतर्क होंगे शायद। लेकिन ये कार्रवाई 2 से 3 दिनों तक चलने की संभावना है। वैसे भी आयकर विभाग जब भी जांच करती है, कहीं भी सर्वे की कार्रवाई या सर्च की कार्रवाई करती है, तो वो जो है 2 से 3 दिन कम से कम लग जाते हैं पूरे डाटा जुगाड़ने में और पूरे तरीके से दस्तावेजों की जांच करने में, क्योंकि कई ठिकानों पर दबिश दी जाती है और उन ठिकानों पर जितने भी दस्तावेज मिलते हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। वो चाहे बेनामी संपत्ति से संबंधित हो या फिर कैश हो, या फिर कैश अगर मिलता है तो उसका सोर्स मांगा जाता है। तो जाहिर तौर पर 2-3 दिनों तक ये कार्रवाई चलती है। कल पहला दिन था, दूसरा दिन होगा और कल तक जो है ये कार्रवाई चलने की संभावना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये कार्रवाई 2 से 3 दिन और चलने की अभी संभावना है और हो सकता है कि इनके अलावा और भी कुछ लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हो। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही उन्हें इन छापों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। मुझे भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और जब तक कि पूरी जानकारी नहीं मिल जाती मैं कोई अभी इसमें प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। सर, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से सरकार की करीबियों पे यह छापा पड़ा है, क्या माना जाए इसे, क्या कहें? पॉलिटिकल इवेंट कुछ हो सकता है? थोड़ा सा इंतजार कर लें, पहले समझ तो लें क्या। आईटी छापेमारी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पूरी तरह से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, तो पूर्व मंत्री ब्रेट मोहन अग्रवाल ने कहा कि एक प्रक्रिया है और चलती रहती है। देखिए, आयकर विभाग का उसका रूटीन मामला होता है। ऐसे कई सर्वे होते हैं, सर्वे में करने के लिए छापा मारते हैं, तो आयकर विभाग का मामला है, उसको सतत प्रक्रियाएं चलती रहती है। देखिए, पिछली सरकार में जो सीएस रहे हैं, पिछली सरकार में जो अनिल टुटेजा जी, जो पिछले सरकार में जो दारू किंग भाटिया जी, जो पिछले सरकार को इर्द गिर्द घूमते थे, उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो अगर हमारे महापौर के यहाँ भी छापे पड़े हैं तो आयकर विभाग का प्रक्रिया है। देखिए, आगे हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आईटी के बारे में अभी मुझे दूरदर्शन टीवी से मालूम हुआ है, पूरी जानकारी लेता हूँ। तो जानकारी जो आ रही है उसमें बहुत सारे नौकरशाह हैं, व्यवसायी हैं, जानकारी आप बता रहे हैं, मैं और जानकारी लेता हूँ। सर, ये वो अधिकारी हैं जो इस सरकार के बेहद नजदीक है। कहा जाता है कि सरकार के अधिकारियों की नहीं हुई, क्या छापे पड़ेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ही कह रही है कि पॉलिटिकल मामला। देखिए, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत में केंद्र सरकार ये सब काम करती है और वो अपनी कार्रवाई करेगी। देखिए, रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री हमर लैब का उद्घाटन करेंगे। जिला अस्पताल पडरी में हमर लैब का शुभारंभ होगा। कोरबा के सतरेंगा जलाशय में होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक एक बार फिर टल गई है। कल सीएम हाउस में ही कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम कल गिरौदपुरी में गुरु दर्शन मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके चलते 29 फरवरी को सतरेंगा में होने वाली कैबिनेट बैठक एक बार फिर टल गई है।
और इसी बीच अहम खबर रायपुर से सीएम भूपेश ने लिखा पत्र। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा बढ़ाने की मांग की गई है। 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा बढ़ाने की मांग 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन करने की मांग की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा को बढ़ाने की मांग की है। अभी ये मात्रा 24 लाख टन है और इसे बढ़ाकर 31 लाख टन किए जाने की मांग खत के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने की है और इसके चलते केंद्र सरकार के से सरप्लस चावल लेने की बात कही गई है। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन चावल लेने की मांग कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने खत लिखा है। जी देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है, राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बीते वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी और इस वर्ष है जो 82 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान की खरीदी है। सेंट्रल पूल इसी कोटे से जो है चावल लेता है, जो 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेता है, उसे बढ़ाकर उसके कोटे को 31 लाख जो है मीट्रिक टन करने के लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है और इस कोटे को बढ़ाने की मांग की है। लगभग 18 लाख से भी अधिक जो किसान हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे ये जो है बम्पर धान खरीदी हुई है और अगर जो कोटे जो है सेंट्रल पूल के चावल का कोटे नहीं बढ़ाया जाता है तो उसे राज्य सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष जो है हानि होगी, जो है आर्थिक जो है भार पड़ेगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और यही कहा जा सकता है कि अब जब कोटे बढ़ाएंगे तो राज्य सरकार को भी आसानी होगी और जिस तरह से यहाँ का जो कस्टम मिलिंग का जो चावल होता है वो जो है केंद्र भेजा जा सकेगा। अगर ये किसी तरह की गतिरोध होती है तो इससे राज्य सरकार को 1500 करोड़ का जो है आर्थिक नुकसान भी होगा। जी रेणु। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक नुकसान तो हो गई और उसके चलते कोशिश की जा रही है कि सरकार से यदि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी करती है तो थोड़ा बहुत राहत सरकार को भी मिलेगी, किसानों को भी मिलेगी। अगली खबर रायपुर से, बजट सत्र का आज 5वां दिन है। तो वहीं विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब देंगे। कृषि और खाद्य विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा मुद्दा भी उठेगा। विपक्ष के तेवर देखते हुए आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। हालांकि विपक्ष तो तैयार है कि जब भी बैठक होगी तब भी हंगामा होगा मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को रखते हुए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जवाब देंगे। अनुपूरक बजट के मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल जवाब देंगे। कृषि और खाद्य विभाग से जुड़े प्रश्न यहां पर आज पूछे जाने हैं। महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा मुद्दा भी उठेगा। विपक्ष के तेवर देखते हुए आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। तो बजट सत्र का आज 5वां दिन और आज 5वें दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी सीएम भूपेश बघेल जवाब देंगे। कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और कृषि और खाद्य विभाग से जुड़े प्रश्न भी यहां पर आज पटल पर रखे जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच बैतूल से बड़ी खबर, मंत्री के भाषण के बीच बिजली गुल हो गई। मंत्री सुखदेव पांसे दे रहे थे भाषण। ताप्ती महोत्सव के शुभारंभ के दौरान ये भाषण दिया जा रहा था। 10 मिनट तक गुल रही बिजली। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देना पड़ा भाषण और इसके चलते कहीं न कहीं मंत्री काफी गुस्से में भी आ गए। बैतूल से बड़ी खबर, मंत्री के भाषण के बीच बिजली गुल हुई। मंत्री सुखदेव पांसे भाषण दे रहे थे। ताप्ती महोत्सव के शुभारंभ के दौरान भाषण दिया जा रहा था। 10 मिनट तक बिजली गुल रही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भाषण देना पड़ा। तो देखिए, सभी लोगों ने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन किए हुए थे और इसी में मंत्री सुखदेव पांसे भाषण दे रहे हैं क्योंकि बिजली गुल हो गई। तकरीबन 10 मिनट तक बिजली गुल रही। ताप्ती महोत्सव के शुभारंभ के दौरान मंत्री जी पहुंचे हुए थे और यहां पर वे सभी को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान जब वे भाषण देने मंच पर खड़े हुए
थोड़ी ही देर बाद बिजली गुल हो गई। तकरीबन 10 मिनट तक बिजली गुल रही और वहां पर समर्थकों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर दिखाया और उसके बाद भाषण कंप्लीट हुआ। और संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, क्या व्यवस्था नहीं की गई थी? बीच में बिजली गुल हो गई भाषण देने के दौरान मंत्री जी के। जी देखिए रेनू, काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, बड़ी लापरवाही सामने आई है यहाँ पर, क्योंकि ताप्ती महोत्सव काफी एक अवेटेड प्रोग्राम होता है पूरे साल का मुल्ताई में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखदेव पांसे सहित और भी वीआईपी जो है संस्कृति मंत्रालय से और अन्य वीआईपी भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके इतने सारे वीआईपी होने के बावजूद भी वहाँ बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई थी, जनरेटर के थ्रू सप्लाई दी गई थी पूरी। और बड़ी लापरवाही ये है कि वहां पर ये व्यवस्था नहीं की गई थी कि अगर अचानक बिजली गुल हो जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। अचानक बिजली गुल हो गई जब मंत्री संबोधित कर रहे थे सुखदेव पांसे पब्लिक को, और इसी दौरान बिजली गुल हुई। तकरीबन 10 मिनट तक बिजली गुल रही और फिर मजबूरी में जो है मंत्री जी के जो समर्थक हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने मोबाइल टॉर्च जलाए और मंत्री जी ने जैसे तैसे अपना भाषण कंप्लीट किया। लेकिन इस मामले में एक बड़ी चूक ये सामने आई है अधिकारियों की कि लाखों रुपए खर्च की गए हैं ताप्ती महोत्सव के लिए, लेकिन बिजली व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं रखी गई, जिसके कारण मंत्री को काफी शर्मसार होना पड़ा, आयोजकों को भी काफी शर्मसार होना पड़ा, और जो लोग वहां बैठे थे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े आयोजन में बिजली कैसे गुल हो सकती है, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए। मंत्री काफी नाराज नजर आए इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उससे, और वो अपने उद्बोधन के कुछ ही देर बाद वहां से कार्यक्रम स्थल से उठकर वहां से चले गए। अब देखना ये होगा कि इस लापरवाही के लिए मंत्री जी और बाकी जो आयोजक हैं संस्कृति विभाग के, वो क्या एक्शन लेते हैं जो यहाँ व्यवस्था की गई थी उससे लेकर के। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋषु जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी काफी भड़क गए, नाराज हुए। हालांकि भाषण के कुछ ही देर बाद वे यहां से निकल भी गए, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है कि जो भी प्रबंधन का काम देख रहे थे उन्होंने पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। मंत्री सुखदेव पासे पहुंचे हुए थे बैतूल, और यहाँ पर जब ताप्ती महोत्सव जो कि बहुत ही एक बड़े लेवल पर इसका आयोजन होता है, इसका शुभारंभ हो रहा था, और इसी दौरान बिजली गुल हो गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी भी देखी गई। तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उन्हें भाषण देना पड़ा। समर्थकों में भी थोड़ी नाराजगी देखी गई, लेकिन अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो चलिए फास्ट खबरों का रुख करते हैं। सीएम के ऐलान के बाद कवर्धा कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसान खुशी से झूम उठे। टोकन मिले किसानों ने धान खरीदी के फैसले पर अपनी खुशी जताई और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर जश्न मनाया। किसान धान खरीदी को लेकर पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे थे। जिले में अभी भी 12,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनका टोकन जारी होने के बाद भी धान की खरीदी नहीं हो सकी थी। वहीं राजनांदगांव के सैकड़ों किसानों ने खराब हुई चना फसल को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। अचानक हुई बारिश और ओले से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। वही खबर भोपाल से, हॉस्टलों की होगी जांच। SC/ST विभाग के हॉस्टलों की जांच की जाएगी। भोपाल के 60 हॉस्टलों की कलेक्टर जांच करवाएंगे। वार्डन का बुरा बर्ताव की शिकायत मिलने के बाद आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने 10 टीमों का गठन किया। महिला बाल विकास, राजस्व विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग जो अब जांच करेगा। हालांकि कई सारी ऐसी शिकायतें हैं जो पहले भी आ चुकी हैं। वार्डन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। कई बार देखा जाता है कि बच्चों की सुरक्षा के चलते, उनके रखरखाव के चलते वार्डन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे जो बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके चलते उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी उन तक कई बार नहीं पहुंच पाती हैं। और ख़ास तौर पर यदि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो हॉस्टलों में 50 से ज़्यादा फीसदी ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पर सभी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और 60 हॉस्टलों की कलेक्टर जांच करवाएगी। वार्डन के बुरे बर्ताव की शिकायत कई बार मिल चुकी है। पहले भी कई बार लड़कियों ने खास तौर पर शिकायतें की हैं और इसके चलते कलेक्टर ने 10 टीमों का गठन किया है जो हॉस्टलों की जांच करेंगे। महिला बाल विकास, राजस्व, स्कूल शिक्षा विभाग जांच करेगा।
तो वहीं राजनांदगांव के सैकड़ों किसानों ने खराब हुई चना फसल को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो चक्का जाम किया जाएगा। ओले से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। घोषणा पत्र में किए वादे पर अमल नहीं करने पर विपक्ष ने सवाल उठाए और हंगामा किया, जिस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए हंगामा कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।